सो हेलो एवरीबॉडी। सो आज मेरे साथ हैं आदित्य और अक्षय जैन, जो कि अभी 4th ईयर में है और जिन्होंने कि रिसेंटली एक कंपनी प्ले क्रैक करी है। सो अक्षत भाई कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी बिल्कुल, थैंक यू। माय नेम इज़ अक्षय जैन और आई एम फ्रॉम ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी। 4th ईयर में बीटेक सीएससी में हूँ मैं। बेसिकली मेरी जो कॉलेज की जर्नी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट ईयर हमारा पूरा ऑफलाइन था, तब कोविड का कोई सीन भी नहीं था, तो हम क्लासेस जाते थे, हम सीखते थे। पहला साल हमने सी सीखी और सी में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे सी में भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे हमने कि क्योंकि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो और जब तक आप उसको में कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाओगे तब तक आप उस लैंग्वेज की कोर कॉन्सेप्ट्स को जान नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैंने सी लैंग्वेज में एक स्पेल चेकर बनाया। बेसिकली वो स्पेल चेकर था क्या, जो मैंने फाइल डाउनलोड करी थी, तो मैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू जो भी वर्ड्स आप टाइप करोगे तो उसको वो मैच करेगा, और अगर वो उस लिस्ट में होंगे, उस डिक्शनरी में होंगे, तो वो उसको मैच करके बता देगा कि हाँ ये वर्ड है डिक्शनरी में तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, नहीं होगी तो उसकी क्लोजेस्ट स्पेलिंग बताएगा। तो ये मैंने सी लैंग्वेज से बनाया था। फिर हमारे जब सेकेंड सेमेस्टर में आए हम, तो फिर हमने पाइथन वगैरह हमारे आई थी, क्योंकि हमने पाइथन सीखी, और फिर हमारे लॉकडाउन लग गया था। अब जब लॉकडाउन लगा तब हमने सोच लिया था कि हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ छोड़ना है, कि कुछ ना कुछ तो करना है। तब है ना, कॉन्सेप्ट ये था कि जितना हो सके उतना सर्टिफिकेशन कर ले। मेरे दिमाग में ये था कि सर्टिफिकेशन करते रहो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बट मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ, कंफेस भी करना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेशन का कोई इतना रोल नहीं होता, क्योंकि अगर तुम सिर्फ सीखते जाओगे और तुम उसको अगर अप्लाई नहीं करोगे तो वो वेस्ट है। जैसा मेरा गया, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, मैं इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में भी गया, मतलब मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनता गया, और मतलब मास्टर ऑफ नन, मतलब वो होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो मैं वो बन गया था। तो मेरा जो सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर थोड़ा वेस्ट चला गया। फिर मैंने डीएसए चालू करी, और फिर डीएसए करी, प्रोजेक्ट्स बनाए मशीन लर्निंग वेब डेवलपमेंट में। फिर बेस्ट थिंग है, फिर मैंने हैकेथॉन्स किए और ये सब सीन रहा। फिर आगे चलते अपन बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली आपने कहा कि मतलब फर्स्ट ईयर से आपको प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सर्टिफिकेशन पे देना चाहिए। करेक्ट, हाँ। अच्छा, अब जैसे सपोज मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपने स्पेल चेकर का एग्जांपल दिया, तो एक उसमें क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे कहेंगे कि वो तो लिमिटेड वर्ड्स पे चेक करेगा। हाँ, तो उसको आप उसका डेटा कैसे इनपुट करते थे, क्लाउड से मतलब या इंटरनेट से कैसे लिया था आपने? तो मेरा बेसिकली क्या था, एक डेटा सेट था ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का, जिसमें करीबन मतलब 4 MB की वो फाइल थी, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा वर्ड्स थे। जो ऑक्सफोर्ड में 2019 तक जितने भी वर्ड्स थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, वो सारे वर्ड्स थे। और फिर वो जस्ट टेक्स्ट फाइल से, जैसा फाइल हैंडलिंग से लेते हैं, तो हमने उस फाइल में सर्च करा कि वो वर्ड एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता, ये था। तो जो ये आपने पूरा प्रोग्राम लिखा था, कौन से एनवायरनमेंट में लिखा था? ये सी लैंग्वेज में ये सी लैंग्वेज में ही लिखा था, तो डेव सी में लिखा था ये। अच्छा, देश की पे मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का बैरियर नहीं है कि बच्चे कैसे? नहीं, अगर बेस्ट ऐसे रहता है कि अगर तुम्हें सीखना ही है कोई एडिटर, तो VS कोड को मतलब अच्छे से कर लो, क्योंकि VS कोड हर चीज़ में सबसे तुम्हें बेनिफिट देगा, क्योंकि इसके एक्सटेंशन इतने अच्छे हैं उसमें, तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो। अच्छा, आपने कौन सा यूज़ करें? मैंने VS कोड यूज़ कर रखा है। जब मैं वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ तो मैं VS कोड करता हूँ। जब मैं पाइथन डेवलपमेंट का काम करता हूँ तो मैं पाइथन यूज़ करता हूँ। बस सिर्फ ये दोनों यूज़ करते हैं। और जावा के लिए मैं जावा यूज़ करता था, फिलहाल तो मैं नहीं करता, बट जावा में जब मैंने प्रोजेक्ट बनाए और यूज़ करी तो मैं एक्लिप्स यूज़ करता हूँ। अच्छा, लैंग्वेज की स्पेसिफिक आपने पकड़ लिया। हाँ, बस। अच्छा, तो अगर आप सेमेस्टर वाइज बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? जैसे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सी लैंग्वेज पढ़ ली, उस पर प्रोजेक्ट कर लिया। सेकंड सेम में हमने सी का एडवांस पढ़ लिया, फाइल हैंडलिंग। अब उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए? अगर हमें डीएसए स्टार्ट करना है जावा से या C++? ओके, तो बेसिकली मैं क्या कहता हूँ, अगर तुमने पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है तो तुम्हारे लिए फर्स्ट ईयर थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि एक तरह से तुम्हारा कोई रिवीजन चल रहा है। और अगर नहीं भी कर रखी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 70% बच्चे नहीं पढ़ के आते तो वो कर लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की बात आती है कि डीएसए कौन सी लैंग्वेज से करें, तो तुम्हारा बेस जो बनता है कॉलेजेस में कराते हैं वो सी लैंग्वेज से कराते हैं, और सी और C++ सिमिलर होती है, तो बच्चे ज़्यादा C++ में कंफर्टेबल हो जाते हैं जब डीएसए की बात आती है, क्योंकि तुम जावा लेट स्टार्ट करोगे, जैसे जावा तुम्हारे अभी 4th सेमेस्टर में आएगी। ओके, लेकिन क्या होता है
कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए सी प्लस प्लस अच्छी है और कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए जावा अच्छी है। तो ना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कि यही बेस्ट है यही बेस्ट है, जिसमें तुम्हारे हाथ जमे वो बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सी प्लस प्लस में करी है और मैं डी एस सी प्लस प्लस में करता है। और सी प्लस प्लस का ये भी रहता है कि लिखना कम पड़ता है उसमें। अगर तुम्हें प्रिंट करना है, अगर तुम्हें कुछ प्रिंट करना है तो तुम सीधा सी आउट करके प्रिंट कर दोगे अपना मैसेज। जबकि तुम अगर जावा में लिखोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा system.out.println, फिर तुम्हारा मैसेज प्रिंट होगा। तो लिखने में कन्वीनियंट आती है सी प्लस प्लस। अच्छा, तो इस पे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। जैसे आपका बैकग्राउंड क्या था कि आपने पहले लैंग्वेज पढ़ी थी कोई? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मेरा पहला फर्स्ट सेमेस्टर में ही था जो मैंने डायरेक्ट सी करी थी। अच्छा अच्छा, तो अच्छा इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल होता है डीएसए का डायरेक्ट डेवलपमेंट में? डायरेक्ट डेवलपमेंट में डीएसए का, चलो मैं तुम्हें बेस्ट चीज़ बताता हूँ। कोई भी तुम एक वेबसाइट बनाते हो, तुमने तो ये चीज़ तो पढ़ी होगी, सर्चिंग और सॉर्टिंग वगैरह, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये चीज़ पढ़ी होगी। कोई अगर नॉर्मल बच्चा होगा, जो कोई नॉर्मल बच्चा होगा, अगर उसको एक सर्चिंग का प्रोग्राम बनाना है तो वो लीनियर सर्च बना के कंपनी को दे देगा कि हाँ भैया ये सर्च है आपका, इससे आपकी सर्चिंग हो जाएगी। तो उससे कंपनी को कितना ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ेगा, क्योंकि वो लीनियरली सर्च कर रहा है। अगर आपके पास 1 लाख डेटा सेट होगा, 1 लाख का, तो वो 1 लाख तक ट्रैवल करेगा। मतलब आप समझ लो 1 लाख सेकेंड, मतलब 1 लाख तक वो जाएगा, बिकॉज एंड चलता है। ठीक है, अगर यही उसको डीएसए आता तो वो वहाँ पे बाइनरी सर्च लगाती है। तो ये फ़ायदा रहता है डीएसए का डेवलपमेंट में, क्योंकि जब आप क्योंकि चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होती है अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपके पास प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन सा यूज़ करना है, आपको यहाँ पे कहाँ यूज़ करना है। अगर आपको 2 चीज़ों को मैप करना है, जैसे एक ऑर्डर है, मतलब एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे मेन्यू हैं, तो आपको उस रेस्टोरेंट को मेन्यू से मैप करना है, तो आप मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। ऐसा होता है। तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेंगे डीएसए वाला? करेक्ट, बिल्कुल। ओके, अब जैसे डेवलपमेंट की बारी आती है, 2 ऑप्शन होता है, वेब या एंड्रॉयड। आपका दोनों के बारे में क्या क्या रोल है? मेरा कहना है कि वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड बेसिकली करा ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इंडस्ट्री दोनों डिमांड करती है, वेब भी मांगती है और एंड्रॉयड भी मांगती है। एंड्रॉयड के लिए आपके पास एक जावा की स्किल्स बहुत मैंडेटरी है। अगर आपको जावा आता है तभी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, मतलब जो बेसिक लैंग्वेज है। नहीं तो लैंग्वेजेस तो और भी है, फ्लटर भी है, कॉटलिन भी है, बट जो बेसिक चीज़ होती है ना, अगर आपको जावा आती है तो आप प्रॉपर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में घुस सकते हो। वेब डेवलपमेंट में क्या रहता है कि थोड़ा ईजी रहता है एंड्रॉयड के कंपेरिजन में, क्योंकि वेब में क्या होता है कि आपने 8th क्लास में मतलब HTML ही पढ़ रखी है, CSS पढ़ रखी होती है, बच्चा पढ़ के आता है, और नहीं भी पढ़ के आता तो ये इंग्लिश की तरह ही काम करता है। आपको कलर देना तो कलर लिखो और उसका कलर बता दो। तो मतलब इतना बेसिकली कोई भी कर सकता है वेब डेवलपमेंट में। और फिर बस वो ये कि आपकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है वो रहता है। और वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट दोनों ही ग्रोइंग फील्ड है, तो कभी रुकेगी तो कभी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी आप मार्केट में देख लो, हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, चाहे वो ऐप के थ्रू हो या वेब के थ्रू। तो यही ओके, इसमें आपको अच्छा, जैसे अब एक नया क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट पहले करनी चाहिए डीएसए? हाँ, ठीक है, तो पहले तुम डीएसए ही करनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी एल्गोरिथम कहाँ लगती है, उसका क्या फ़ायदा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ करना चाहिए, किसका कहाँ फ़ायदा है, तो तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तब तुम आराम से डीएसए में वेब डेवलपमेंट में घुस सकते हो। जैसे अभी तुम वेब डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो बेसिकली तुम्हारा एक फ्रंट एंड रहेगा, क्योंकि तुम्हें अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आता होगा, तुम्हें SQL लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आती होगी, क्योंकि तुमने अभी वो सीखा नहीं। तो वो आगे जब तुम सीखोगे तब तुम उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो फिलहाल तो जैसे अगर तुम कोई भी वेब डेव का प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो तुम्हारा फ्रंट एंड बनेगा। इसीलिए तो डीएसए प्लस डेवलपमेंट ये दोनों साथ में ज़रूरी है। ओके, अच्छा, अब जैसे कि अब और बात ये थी, प्रोजेक्ट्स कर लिए हमने, डेवलपमेंट कर ली, अब इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है? आपने कहाँ का करी, कौन से ईयर में करी है? इंटर्नशिप बेसिकली तुम्हारा एक जो इम्पॉर्टेंट इंटर्नशिप होती है वो होती है तुम्हारी जब तुम 3rd ईयर से 4th ईयर के ट्रांजिशन में आते हो। तो तुम कह सकते हो 6th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का जो ब्रेक पड़ता है ना, वो 2 महीने की इंटर्नशिप तुम्हारे करियर मतलब तुम्हारे रेज्यूमे को बहुत अच्छा कर देती है। और वो मैंडेटरी भी होती है कॉलेज के तरफ से कि आपको वो 2 महीने इंटर्नशिप करनी है।
मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप करी थी, मतलब इंटर्नशिप कह सकते हो या उसे एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कह सकते हो, वो करा था मैंने। मतलब मुझे एक पाइथन बेस्ड गेम बनाना था, सुडोको सॉल्वर में, सुडोको बनाना था, एक सुडोको बनाना था GUI बेस्ड। तो मैंने रेस्ट साइटेक्स जलंधर से वो इंटर्नशिप करी थी। फिर हमारे कॉलेज में सैमसंग का प्रिज्म आई थी, सैमसंग प्रिज्म, जिसमें उन्होंने एक मतलब आप एक ऑनलाइन टेस्ट कह सकते वो रखा था, उसके बेसिस पे बंदों को शॉर्ट लिस्ट करा था, और जो बंदे शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनको प्रोजेक्ट असाइन करा था, जो 6 महीने में बनाना था। और वो प्रोजेक्ट सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर तक की टीम बनी थी उसमें। एक मैंने इंटर्नशिप आ करी, और उसमें सीखने को बहुत सारा मिला होगा। उसमें सीखने को बहुत मिला, क्योंकि आप जब टीम में काम करते हो, आपके साथ 4th ईयर के बंदे, आपके साथ 3rd ईयर के बंदे, तो आप उनकी नॉलेज भी लेते हो, आप उनके साथ सीखते हो। और प्लस आप जब सेकेंड ईयर में और आप पाइथन पे काम कर रहे हो, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, उसकी गाइडेंस में, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो इंटर्नशिप का जो रोल होता है, भले कुछ इंटर्नशिप अनपेड भी होती है, कुछ पेड भी होती है, बट अगर तुम्हें सीखने को मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है। मतलब बेसिकली इंटर्नशिप वाली साइड हमें खुद ही आना पड़ेगा, कॉलेज से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब कॉलेज placement लाती के है, कॉलेज लाती है, जैसे ऑफ कैंपस हायरिंग होती है, जैसे गोल्डमैन सैक्स करती है हायरिंग करती है, अडोबी हायरिंग करती है। उसके लिए बस बेसिकली जो पहला स्टेप होता है वो तुम्हारा होना चाहिए रेज्यूमे अच्छे से बनाना, रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे सबसे पहले शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट Okay. होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं। तो तुम्हारा रेज्यूमे अगर अच्छा होगा तो तुम्हें ऑफ कैंपस मिल जाएगी, क्योंकि ऑन कैंपस इतना जल्दी अभी हमारे कॉलेज में आना मुश्किल है, क्योंकि जो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस होते हैं उसमें ऑन कैंपस कंपनीज नहीं आती इंटर्नशिप के लिए इतना जल्दी, फिर वो फाइनल प्लेसमेंट के लिए आती है। अच्छा, आपने जैसे आपने सैमसंग में इंटर्नशिप करी थी, तो वहाँ पे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे वर्क करा था? तो हमें एक प्रोजेक्ट असाइन किया था कि हमें एक समझ लो कि 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बनाना है, जिसमें पहला तो होगा मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगी, सेकंड होगा ईमेल पे और OTP आएगी, और थर्ड होगा हमारा फिंगरप्रिंट वाला। तो मोबाइल पे OTP आए और मोबाइल पे OTP आएगी, वो हमने रैंडम नंबर से जनरेट कर लिया था कि वो जो नंबर बनेंगे उसको मोबाइल पे सेंड कर दिया था। और जो व्हाट्सएप वाला जो सिपाही लाइब्रेरी या पाइथन लाइब्रेरी होती है, फिर SMTP प्रोटोकॉल, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है SMTP, मतलब जो सिंपल ट्रांसफर मेल प्रोटोकॉल होता है, जो मेल का जो आप जिससे हम मेल कर सकते हैं, तो उससे हमने ईमेल करा था यूज़र को। और थर्ड था हमारा फिंगरप्रिंट वाला। तो हमने क्या करे थे, कुछ फिंगरप्रिंट के डेटा सेट हमने हमारे डेटाबेस में डाल रखे थे, और फिर हम जब फिंगरप्रिंट डालेंगे तो उससे वो मैच करेगा कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारे डेटा सेट में नाम और फिंगरप्रिंट तो मैच है। अगर वो मैच होगा तो आपको तीनों फैक्टर आपने ऑथेंटिकेट कर लिए, तो आप उसमें जा सकते हो। ये हमारा लॉगिन पोर्टल टाइप का 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो बेसिकली मतलब ये जो आपने प्रोजेक्ट करा है सैमसंग वाला, ये आपके जॉब हंटिंग में, रिज्यूमे बनाने में बहुत हेल्प करी है इसने। बहुत हेल्प करा। अगर आपके रेज्यूमे में अगर जैसे इंटर्नशिप होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो आपका रेज्यूमे अच्छे से शॉर्टलिस्ट हो सकता है। ओके, तो एक रिज्यूमे बनाने का सिस्टम होता है, जैसे कि आपको वर्ड पे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, रिज्यूमे बिल्डर्स आते हैं, उन पे मतलब ऐसा ट्राई करना चाहिए, तो क्या उसमें देना चाहेंगे आप एडवाइस? तो क्योंकि आपका जो रेज्यूमे होता है वो ATS के थ्रू जाता है कंपनी के पोर्टल में, मतलब ATS होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें आपके जो रेज्यूमे होते हैं वो पार्ट होके जाता है, जिसमें जो उनको चीज़ें चाहिए होती है वही दिखती है। अगर आप वर्ड से बनाओगे तो वो प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, तो उसमें से वो वर्ड एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि जो रेज्यूमे बिल्डर होते हैं वो ATS के ही हिसाब से बने होते हैं। जैसे सबसे बेस्ट है ओवरलीप इतने सारे रेज्यूमे आपको फॉर्मेट देता है जो आप उसमें बिल्ड कर सकते हो, तो वो आपके वर्ड्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और बेसिक जो जैसे अगर आपने स्किल्स डाल रखी है तो वो स्किल्स मैच कर लेगा कि जो कंपनी डिमांड कर रही है, और आपके पास जो स्किल्स है वो मैच होगी। ओके, तो ये ओवरलिप पेड होता है, फ्री होता है? ओवरलीप फ्री है एकदम, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है जो आप IIT बॉम्बे वाला यूज़ कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो, और जब आप 3rd या 4th ईयर में आ जाते हो तब आप बैंक वाले फॉर्मेट, मतलब आप जो आप एक्सप्लोर करो, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले। ओके, अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं कि लोग रिज्यूमे में फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, फोटोग्राफ का कोई रोल नहीं है इतना,
आप रेज्यूमे में जितनी कम से कम चीज़ें हो ना आपके बारे में वो है, क्योंकि आप अपना नाम रखो उसमें, आपका नंबर, आपका ईमेल और आपके सोशल प्रोफाइल का मतलब है लिंक्डइन, गिटहब और आपके जो भी कोडिंग प्रोफाइल है जैसे लीड कोड फोर्सेस कोडटेस्ट, ये बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना एड्रेस ज़रूरी है ना कुछ और ज़रूरी है। ओके, तो बेसिकली आपका जो सैमसंग वाला था वही आपका मेजर प्रोजेक्ट मतलब हो गया आपके लिए, हाँ वो या मेरे लिए आपने एक खुद अच्छा प्रोजेक्ट है। या कॉलेज में भी आपने 4th ईयर में करा हुआ प्रोजेक्ट? कॉलेज में हमारा अभी 4th ईयर का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो रेज्यूमे में स्क्रैपिंग होती है, वर्ड्स की पार्सिंग होती है, तो हमारा भी प्रोजेक्ट कुछ इसी तरह है। हम भी जो 4th ईयर का जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है वो एक रिक्रूटमेंट सिस्टम ही है। सबसे पहले हमने एक वेबसाइट बनाई जिससे हमने जॉब पोस्ट कर रखी है, ये स्किल्स की डिमांड है, तो बंदा वहाँ पे फॉर्म भरेगा और अपना रेज्यूमे डालेगा, फिर उस रेज्यूमे को हम पार्स करेंगे और हम चेक करेंगे, मतलब वो मशीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग के थ्रू वो वर्ड्स चेक करेगा, स्किल्स वगैरह, और अगर उसका स्कोर 50 से ज़्यादा आता है, हमने कुछ डिटरमाइन कर रखा है जो हम फॉर्मूले लगा रखे हैं, अगर 50 से ज़्यादा आता है तो उस बंदे को ईमेल जाएगा कि आपके लिए एक लिंक है, आप इसके लिए इंटरव्यू हो, फिर हमने जैसे आप कर रहे हैं इसी टाइप का हमने भी एक इंटरफेस बनाया और हम उसके साथ वीडियो कॉल करें। ओके, तो जैसे जो ये आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो पता ये ग्रुप में कर रहे हो या सिंगल कर रहे हो? फाइनल ईयर देखो, तुम्हारे भी इस साल एक मिनी प्रोजेक्ट होगा, हाँ, तो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर तक तुम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाओगे, और फिर जो 4th ईयर जो तुम्हारा आता है उसमें तुम्हारे लिए ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, तो तुम 4 लोग या मतलब मैक्सिमम 4 लोग मिलके वो प्रोजेक्ट बनाओगे, और वो जो प्रोजेक्ट तुम बनाओगे वो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि क्योंकि वो आने वाले जब तुम किसी और कंपनी में अप्लाई करोगे, एक तो तुम्हारा कॉलेज से हो गया, अब तुम कॉलेज के बाद जब कंपनी स्विच करोगे तब तुम्हारे जो भी डिपेंड करेगा तुम्हारा रेज्यूमे, एक तुम्हारा जो इस कंपनी में काम कर रहा हो वो वर्क एक्सपीरियंस और तुम्हारा मेजर प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो मेजर प्रोजेक्ट जो होता है वो ग्रुप में होता है और बाकी जो मिनी प्रोजेक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने भैया से बात करी थी कि उन्हें यहाँ पे कंपनीज ने 3 से 4 ऑफ़र उन्हें मिले हैं जॉब के, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन से ऑफर्स मिले हैं आपको? हाँ, तो बेसिकली जो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है वो तुम्हारा जब 7th सेमेस्टर में तुम आते हो तो कंपनीज आने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में जब तुम्हारी कंपनीज आती है, जैसे जब मेरे जो 4 ऑफर्स है, 3 मेरे ऑन कैंपस है और एक ऑफ कैंपस था। ऑन कैंपस में तो मेरे पास है कॉग्निजेंट का, इन्फोसिस का और एक्कोलाइट डिजिटल का, और ऑफ कैंपस में मेरे पास है टेली सॉल्यूशंस का। तो मतलब 4 ऑफर्स हैं और 3 सर्विस बेस्ड हैं और एक प्रोडक्ट बेस्ड है। अभी और भी कंपनीज आ रही होंगी? फिलहाल अभी आ रही है, जैसे कॉलेज में, हाँ मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ कि कॉलेज का एक सीन होता है कि अगर तुम्हारे जॉब लग जाती है, जैसे सपोज तुम्हारी जॉब लगी 8 लाख रुपये की, 8 लाख पर एनम की, तो तुम्हारे ऊपर एक कैप लग जाएगा +4 का। मतलब अब जितनी भी कंपनीज आएगी, अब तुम्हारे अगर वो 12 लाख के ऊपर आएगी तभी तुम उसमें एलिजिबल होंगे, वरना तुम एलिजिबल नहीं कॉलेज। और अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो, लाइक ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट है तुम्हारा एक तो रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी तुम लिंक्डइन पे स्क्रॉल करो, अनस्टॉप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हायरिंग चलती रहती है। आपका मॉन्स्टर जॉब्स हो गया, naukri.com हो गया, इंटर्नशाला हो गई, ये सब आपको ऑफ कैंपस आपको हायरिंग देते हैं। आपका रिसेंट ऑफर शायद टेली से था? हाँ, मेरा फाइनल जो मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाने का वो टेलीफोन। तो बताएंगे टेली की हायरिंग प्रोसेस और कैसे आपको अप्लाई के लिए लिंक वगैरह मिला? तो ये था एक ऑफ कैंपस। तो बेसिकली जब मैं लिंक्डइन चला रहा था तो मैंने देखा कि एक हैकेथॉन हो रहा है अनस्टॉप पे, टेली कोड फ्लुएंट करके, तो मैंने उसमें रजिस्टर करा। वो टीम इवेंट था, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने रजिस्टर करा। तो पहला राउंड था तो DSA और MCQ बेस्ड, मतलब पहले राउंड में MCQ से जो आपके बेसिक होते हैं, OOPS के हो गए, DSA के हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, और सेकेंड राउंड था हमारा कोडिंग का। तो ये क्लियर करा, तो उसकी जो कट ऑफ क्लियर होगी तो फिर हमारा हैकेथॉन में सेलेक्शन हुआ। हमें पूछा गया कि आप क्या बनाओगे, तो 2 चीज़ें थी, या तो सिस्टम प्रोग्रामिंग चूज़ करनी थी या फुल स्टैक में डेवलपमेंट चूज़ करनी। तो हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट चूज़ करा। तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई कि आपको एक क्विज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें कुछ उन्होंने फंक्शंस दे रखे थे और आप कोई सा भी टेक स्टैक यूज़ कर सकते हो। तो उस समय हमने कॉलेज में ही सीखा था वेब डेवलपमेंट, तब हमारा सब्जेक्ट भी था।
तो हमने वो वेब डेवलपमेंट HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP और MySQL से हमने एक सिस्टम बनाया। और फिर मतलब 3 दिन का 2 दिन का हैकेथॉन था, वीकेंड हैकेथॉन था, और 2 दिन में डेली 3 बार जो हमारा मेंटर असाइन करा था वो हमसे रिपोर्ट मांगता था और हमारा प्रोजेक्ट देखता था कि वो कैसे बिल्ड कर रहे हैं, जिससे उनको भी क्लियर हो जाता था कि ये कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, और जिससे हमको भी थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती थी। जैसे हम कभी कभी अटकते थे तो हम उनसे पूछ लेते थे, वो हिंट देते थे कि तुम इस की को ऐसे जॉइन, मतलब जो कॉन्सेप्ट होते थे वो बताता था। फिर फाइनल हमारा हम फाइनलिस्ट थे, तो हम टॉप 10 में आए थे, हमारी 7th रैंक थी उसमें हैकेथॉन में। तो फिर एक दिन हमें मेल आता है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देगी आपको टैली, और इंटर्नशिप प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी देगी आपको टैली, तो आपके इंटरव्यूज होंगे। तो फिर 2 इंटरव्यू राउंड थे इनके। पहला इंटरव्यू राउंड सितंबर में हुआ, पहला इंटरव्यू सितंबर में हुआ, दूसरा अक्टूबर में हुआ। इंटरव्यू बेसिकली ऐसा होता है कि इसमें 1 से 2 आप DSA क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोडिंग करवाएंगे वो वहाँ पे। फिर आपके ऊप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपके बारे में थोड़ा बहुत जो बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, जो HR वाले क्वेश्चन होते हैं, कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन टैली, व्हाट डू यू नो अबाउट टैली, मतलब व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, एक्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन वो दोनों राउंड में पूछते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है फिर आप सेलेक्टेड हो। ओके, तो इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि करियर स्किल्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें कितना रोल रहता है, मतलब कितना वेटेज होता है? उसका बहुत रोल है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी में आप पहला राउंड दोगे तो जो भी MCQs आएंगे वो आपके 50% आप उसको आप मान लो कि 50% आपका सब्जेक्ट से आएगा, जैसे DSA हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और 50% आपका इसी से आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, एसेज वगैरह। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको करियर स्किल्स में आपकी जैसे लैब भी होती है, तो लैब से आपको बोलना आता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, आपका इंट्रोडक्शन देना, ये आपको अपने बारे में बताना, क्योंकि कोई कंपनी GD राउंड भी करवाती है, तो ये बहुत बेनिफिट होता है करियर स्किल्स। तो एक जैसे आप क्वेश्चन आता है कि जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट का स्टेप्स क्या होते हैं? जैसे कोई नया प्रोजेक्ट का टॉपिक पे चूज कर लिया, स्टेप्स क्या होंगे उसके? जैसे तुमने तुमने क्या प्रोजेक्ट चूज करा था, मैं तुम्हें बताऊँ तो जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट का करा था, वेब डेवलपमेंट का हमने प्रोजेक्ट चूज करा था। तो तुम्हें अब तुम्हारा उसमें वो रैंडम स्लोगन्स बताता है इंटरनेट से सर्च करके। तो तुम्हारे सबसे पहले तुमने ये चीज़ सोची, तो तुमने सबसे पहले तुम उसका, अगर तुमने वेब डेवलपमेंट का बनाया तो तुम सबसे पहले उसका एक बॉक्स तैयार करोगे कि वो दिखना कैसा चाहिए। एक डिज़ाइन तुमने तैयार कर ली, एक डिज़ाइन तैयार कर ली, तो तुम रिसर्च करोगे कि मुझे रैंडम स्लोगन्स जनरेट करने हैं। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम एक एरे में बहुत सारे स्लोगन्स डाल दो और उनको रैंडमली कॉल करो और जो रैंडमली प्रिंट कर लो। एक तो तुम्हारे पास वो तरीका है, लेकिन उससे क्या तुम सोचोगे नहीं यार इससे तो रिपीट होंगी चीज़ें, तो तुम आगे क्या कर सकते हो, तुम फिर सोचोगे कि तुमने कॉन्सेप्ट मिला कि API कॉल कर सकते हैं, और API कॉल करेंगे तो वो जितने भी इंटरनेट पे होंगे एक कोई भी वो रैंडमली कॉल करता रहेगा उसको। आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में रैंडमली वो स्लोगन्स आते रहते हैं। तो आपको बस बेसिकली स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले आपने डिज़ाइन बनाया, फिर आप सोचोगे कि इसमें क्या क्या टेक स्टैक यूज़ होगा। अगर मैं वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ये आनी चाहिए। उसके बाद जब आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट में क्या लॉजिक लगेगा और वो सब चीज़ आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। और आप कभी भी अटकते हो तो गूगल आपके लिए है। ओके, गूगल स्टैक ओवरफ्लो है। हाँ, ये सब चीज़ें आपके लिए हमेशा हैं। अच्छा, अब जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है उसे गिटहब के बारे में नहीं पता होता, तो गिटहब कैसे स्टार्ट करना है, मतलब क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है? समझ लो गिटहब तुम्हारे लिए एक होस्टिंग भी हो सकती है। जैसे तुमने कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया, कोई फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाया, तुमने अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे डाला। गिटहब तुम्हारे लिए क्या काम करेगा, और उसको पहला बेनिफिट है गिटहब का कि वो तुम्हारे लिए वो वेबसाइट को होस्ट कर देगा। अब तुम उस URL को भेजो, कोई भी तुम्हारी वेबसाइट को देख सकता है। सेकंड क्या रहेगा, तुम्हारा कोड एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा। तुम अगर किसी को भी, जैसे तुमने मनीष को अपना कोड भेजना है तो तुमने सीधा वो अपनी गिटहब रिपोजिटरी भेजी, वो वहाँ से क्लोन करेगा। उसके पास जो तुम्हारा कोड स्ट्रक्चर जैसा था वैसा का वैसा उसके पास भी पहुँचेगा। वो उसमें खुद अपना चेंजेस कर सकता है, उसको अपने में पुश कर सकता है और तुम उसको वापस पुल कर सकते हो। तो जो उसने चेंज करे तुम्हारे कोड में वो तुम अपने कोड में देख सकते हो। तो ये गिटहब का काम रहता है, क्योंकि जो कंपनीज होती है बेसिकली जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं
एक ही कोड पे काम करते हैं 10 के 10 लोग। तो वो इसी तरह से काम करते हैं। अब एक कोड भेजता है, दूसरा उसको रिव्यू करता है, उसको अगर दिखता है तो वो अप्रूव करता है, नहीं दिखता तो उसमें चेंजेस करके फिर आगे भेजता है। तो ये चीज़ रहता है गिटहब का। मतलब गिटहब तुम्हारी लिए प्रोफाइल, तुम्हारी प्रोफाइल होगी। तुमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, जितने भी कोड करे, अगर तुम गिटहब पे डालोगे और तुमने अपने गिटहब की लिंक किसी रिक्रूटर को दी, तो तुम्हें वो तुम्हारा ओवरव्यू वही से ले सकते हैं कि उसको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। ओके, कितना एक्टिव बंदा है वो? कितना एक्टिव बंदा है, क्योंकि कुछ में क्या होता है, जैसे अपने फिर जब आप ज़्यादा ही डेवलपमेंट में घुसते हो तो फिर आप ओपन सोर्स भी कर सकते हो। ओपन सोर्स का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझाने का ट्राई करता हूँ कि होता क्या है। जैसे कोई एक कंपनी है, उसने अपना सब चीज़ ओपन सोर्स कर रखा है। जैसे आप लिनक्स समझते, आप उनके गिटहब पे गए, आपने कुछ, आपको बग्स दिखे, उनके कुछ बग्स दिखे और आपने उस बग को सुधार दिया, तो आप एक कंट्रीब्यूटर बन गए लिनक्स के लिए। तो आप एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हो गए। जो ओपन सोर्स चीज़ें होती है, अगर उसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहो, जब आपकी डेवलपमेंट स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, तब आप ओपन सोर्स करना चालू कर देते हो। कुछ कंपनी जो होती है, जैसे रेड हैट एक कंपनी है, वो ओपन सोर्स जो करता है उनको हायर करती है। ओके, बेसिकली ओपन सोर्स इज अ कम्युनिटी वर्क। हाँ, एकदम कम्युनिटी वर्क। ओके, और कुछ बताइए, आपको कुछ नई चीज़ें एडवाइस देना चाहो? मैं तो तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके एक प्रॉपर एक टीम बनाओ। ज़्यादा लोगों की नहीं, 2 से 3 लोगों की टीम बनाओ, जिसमें तुम DFA करो, डेवलपमेंट करो और एक कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ें अगर तुम अभी से काम करने लग जाओगे तो तुम्हें फिर फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ अभी से करोगे, धीरे धीरे, मतलब एक साथ करने की जरूरत नहीं, आराम से चलो, क्योंकि साइड बाय साइड तुम्हारा कॉलेज का भी रहेगा। क्योंकि ये जो सेकेंड ईयर होता है, ये बहुत क्रूशियल रहता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी अच्छे होते हैं और तुम्हारे ऊपर बर्डन भी बहुत रहेगा। तुम्हें असाइनमेंट भी बहुत करने पड़ेंगे और फाइल भी बहुत बनानी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे अगर तुम साइड बाय साइड, मतलब तुम अगर 40 और 60% का रेशियो मान के चलो इन दोनों के बीच, तो तुम्हारा क्या बेनिफिट रहेगा। फ्यूचर्स में हैकेथॉन बहुत होते हैं, तुम हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करना। हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करने के 2 फायदे हैं। एक, तुम्हारे को वहाँ पे हायरिंग मिल सकती है। सेकंड, तुम्हें वहाँ पे गुडीज वगैरह भी मिल सकते हैं, जिससे तुम्हें कुछ, मतलब इससे कुछ ऐसा नहीं होगा, पर तुम्हें मोटिवेशन होगा कि हाँ, हमने कुछ करा और हमारे वर्क को रिकॉग्नाइज करा। हाँ, मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई काम करा, उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो आप दोबारा वो काम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और आपको बेनिफिट ही मिल रहा है, क्योंकि आप जितना काम करोगे आपको उतना सीखने को मिलेगा, टीम वर्क सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप 2 से 3 लोगों के साथ मिलकर काम करोगे तो आपको टीम वर्क बनता है। तो ये चीज़ रहेगी मेरे हिसाब से। तो यही चीज़ है कि हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करना। अगर तुमने अभी जैसे तुम्हारा DSA के तुमने सीख लिया, मतलब DS सीख लिया, डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, तुम लीड कोड करना चालू कर दो। लीड कोड करो, क्योंकि लीड कोड करने से क्या होगा कि जो लीड कोड होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, वो बिल्कुल इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ओके, तो उसकी तैयारी अगर अभी से करोगे और जब तक तुम्हारा इंटरव्यू देने का चांस आएगा, तब तक तुम अगर 500 से 600 क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे पास ऐसा होगा कि जो तुमने क्वेश्चन कर रखा है तुम्हारे पास वही उठ के आ जाए। तो मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जो क्वेश्चन हमने कर रखा है कभी कभी वही इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब ये टेंशन फ्री हो जाए। ओके, मतलब जो क्वेश्चन पहले कर रखा है वो करने में बहुत इजी लगता है दोबारा। वो ईजी लगता है, मतलब आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता है। और आप जब, अगर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, तब आप जो कन्वे करना चाहते हैं आप अच्छे से कन्वे कर पाओगे। राइट। अच्छा, प्लेसमेंट्स के टाइम पे आपका टाइम टेबल क्या था, शेड्यूल क्या था? तो प्लेसमेंट में क्या होता है, 5th सेमेस्टर के एंड में प्लेसमेंट की ग्रुप्स बनते हैं, G1, G2, G3। तो बेसिकली क्या होता है, जो मतलब टेस्ट होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। जो जैसे 5 कोडिंग क्वेश्चन आ गए, जिसने 5 या 4 कर लिए वो G1 में जाएगा, और मतलब जो कट ऑफ होती है उसमें जाता है। तो उसमें बैचेज ऐसे बनते हैं कि पहला का जो हाफ होता है, मतलब उस समय हमारी कॉलेज की पढ़ाई कम होती है, कॉलेज की पढ़ाई का मतलब नहीं होता, सिर्फ वो 2 महीने प्लेसमेंट की ही पढ़ाई होती है। पहला हाफ रहता है पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश वाला वो। सेकेंड हाफ रहता है आपका प्रोजेक्ट के ऊपर और आपके कोडिंग पे, DFA आप समझ लो या कॉम्पिटिटिव कोडिंग के मतलब इसके ऊपर रहता है। तो ऐसे वो आपको पढ़ाते हैं। ये कौन से सेमेस्टर में स्टार्ट होती है? ये 5th सेमेस्टर के एंड में चालू हो जाएगा, और मतलब 5th सेमेस्टर के एंड में, सॉरी 5th सेमेस्टर से चालू हो, मैं 6th सेमेस्टर से चालू हो जाएगा। हाँ, 5th सेमेस्टर के एंड में। ओके, 6 पे। मैं 6 में तो क्लासेस भी चलेंगे। जैसे 6th सेमेस्टर खत्म होगा, 6 से 7 के बीच 2 महीने का जो गैप मिलता है उसमें क्लासेस रहती है। ओके,
आपके हिसाब से सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन है, लाइक पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, तो आप किसको प्रेफर करते हो? सबका मेरे हिसाब से सबका अलग अलग रोल रहता है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने जो DSA करी वो C++ में करी, जो मुझे अगर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाने थे तो वो पाइथन में करी। वेब डेवलपमेंट के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं एज ए लैंग्वेज, या PHP हो गई। तो सबका अलग अलग रोल रहता है। जावा भी काम आती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। जैसे जावा का एक फ्रेमवर्क होता है स्प्रिंग बूट, मतलब तुम जब जावा करोगे तो तुम्हें अगर जावा में इंटरेस्ट आता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जावा की तरफ जाओ। बट C++ को भी भूलना मत, क्योंकि C++ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी कन्वीनियंट रहती है अगर जब लिखने की बारी आती है। और पाइथन तुम डेवलपमेंट के लिए ही रखो, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज एग्जाम भी लेती है वो C++ से जावा के में ही लेती है। पाइथन में बहुत कम कंपनीज लेती है। तो तुम पाइथन को एज अ डेवलपमेंट टूल रखो और C++ और जावा को तुम एज अ DSA टूल रखो। सो आपने जैसे आप 4th ईयर में हो, तो इन 4 सालों में आपको क्या लगा कॉलेज में, लाइक कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताओ। कॉलेज लाइफ इन 4 सालों में मेरी तो रही है सिर्फ 1 या 1.5 साल की, क्योंकि 2.5 साल तो हम घर पे रहे थे, कोविड आ गया था। ये चीज़ सीखी हमने कि जो कॉलेज में सिखाते हैं हम सोचते कि यार ये काम क्या आएगा, लेकिन जो कॉलेज में भी सिखाते हैं वो भी बहुत काम आता है। जो कॉलेज के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी तुमसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कभी कभी। ऐसे ही एक कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि तुम अपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स बता दो। ऐसा भी पूछते हैं? ऐसी चीज़ें भी कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू। तो कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारा फ्यूचर में काम तो आएगा ही आएगा। जैसे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर तुम्हें पढ़ाएंगे या तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क अगर पढ़ाएंगे तो ये तुमसे इंटरव्यू भी पूछेंगे और ये तुम्हारे जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तभी काम आएगा। तो जो कॉलेज का है मैं बताता हूँ कि लाइफ तो ऐसी रही कि सीखने को बहुत मिला, ग्रुप्स अच्छे बने, सोसाइटीज़ में भी गए थे, और फिर मैंने 1-2 सेमिनार्स भी लिए फिल्म में मशीन लर्निंग के ऊपर, मैंने बोला भी था। तो वो चीज़ तो मेरे साथ बहुत, मैंने अटेंड करा था वो सेशन, वहीं हम पहली बार मिले थे, वहीं पहली बार इंटरेक्शन हुई थी। देखिए आपसे सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें मिला क्योंकि आप पे एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल। एक्सपीरियंस तो देखो तुम में कुछ में क्या होता है, जैसे जो सेकेंड ईयर के अभी तुम्हारे बैच के भी होंगे वो ऐसे होंगे कि वो 4th ईयर से भी एडवांस होंगे BS जो अभी से चालू हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास ये चीज़ टाइम बहुत है, तुम अभी भी अगर तुम्हारे पास यही टाइम है। जैसे हमने तो बहुत लेट स्टार्ट करा, मैंने 2022 जनवरी में चालू करी थी कोडिंग, मतलब बीट कोड अगर तुम तो कहते हैं प्रॉपर जो DSA होता है वो मैंने मतलब 1 साल में ही करना चालू करा, और 1 साल में मैंने 500 क्वेश्चन करे। तो तुम अगर अभी से चालू करते हो और तुम्हारे पास जो 3 साल है उसमें तुम अगर 500-600 क्वेश्चन 800 क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम बहुत आगे हो। गोल्डन पीरियड चल रहा है हमारा गोल्डन पीरियड, क्योंकि लेकिन तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें वो मैनेज करना आना चाहिए कॉलेज का टाइम, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉलेज फुल टाइम चल रहा है और वो तुम्हारी दिक्कत है। क्योंकि 3rd ईयर से थोड़ा कॉलेज में थोड़ी राहत मिलती है, क्लासेस कम हो जाती है, सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, सैटरडे भी ऑफ मिलता है, ऐसा रहता है। तो अगर तुम अभी से थोड़ा मैनेज करके सीखने लग जाओगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे कॉलेज प्लेसमेंट होती है तो उसमें CGPA कितना मैटर करती है? CGPA मैटर करती है, मतलब इतना भी नहीं, 8 से ऊपर। मैं जानना चाहता हूँ सेफ साइड रहो तो 8.5 से ऊपर बना के चलो, तो तुम्हारे पास हर कंपनी के लिए तुम एलिजिबल रहोगे। कुछ कंपनीज होती है जो 8 के ऊपर ही एलिजिबल लगती है, जैसे एक इन्फॉर्मेटिका एक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, वो 8.5 के ऊपर ही CGPA वालों को एलिजिबल रखती है। बाकी मोस्टली कंपनीज में इतना CGPA का क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर 8 से ऊपर रखोगे तो तुम बहुत सेफ है। ओके, सो आदित्य कुछ और है पूछने के लिए? बेसिकली इतना ही था पूछने के लिए अभी तो, बाकी अगर आगे और सेशन करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल ठीक है ना, जैसे कि आपने ओपन सोर्स बताया, एक ओपन सोर्स पे सेशन ले लेंगे या मशीन लर्निंग का इंटरेस्ट पे ले लेंगे, कॉलेज लाइफ के ऊपर। ठीक है ना, ओके। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, मतलब आपने नई नई चीज़ें बताई, क्योंकि टीचर के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता। बॉन्ड नहीं रैंक सही बात है, ये बात तो है। टीचर और स्टूडेंट का थोड़ा बहुत तो गैप रहता है, लिमिटेशंस रहती हैं यहाँ पर। हाँ करेक्ट।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। चलो थैंक यू, एंड तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा भी कोई इंटरव्यू ले फ्यूचर में। अरे Sure. ऑफ कोर्स। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू।